नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। राजधानी लखनऊ में कांवड़ यात्रा के दौरान बच्चों से भरी स्कूल वैन पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। घटना चरक चौक के पास की है, जहां बारिश के बीच ओवरटेक करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि कांवड़िये ने स्कूल वैन पर पथराव कर दिया और चालक के साथ मारपीट भी की। पथराव में वैन के शीशे टूट गए। राहत की बात यह रही कि वैन में मौजूद किसी बच्चे को चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्रेम संबंध खूनी वारदात में बदल गया। आरोप है कि आजमगढ़ से प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक ने उसके भाई पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपी युवक को घेरकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल किशोर की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर रेफर कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मेरठ में कांवड़ियों द्वारा पुलिस कर्मियों की बेहरमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना 2 अगस्त की रात की है, जहां कुछ कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों को जीप से बाहर खींचकर पीटा। हमले में पुलिस कर्मियों के कपड़े फट गए और एक पुलिस कर्मी के सिर में गंभीर चोट भी आई। बड़ी मुश्किल से अन्य पुलिस कर्मियों ने उनकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को टक्कर मारने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में उत्तराखंड तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने NH-58 पर मेरठ के परतापुर में उत्तराखंड सीमा तक एक लेन पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी है। वहीं दूसरी लेन पर आम वाहनों के आवागमन के लिए 2 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आने से कांवड़ खंडित होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना से नाराज कांवड़ियों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और यातायात पूरी तरह रोक दिया। इससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने नाराज कांवड़ियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था को धीरे धीरे सामान्य कराया गया। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं कांवड़ यात्रा भी पूरी उत्साह के साथ जारी है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली तक सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब नजर आ रहा है और बम बम बोले जय घोष गूंज रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में कई अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं के बीच लंकापति रावण की वेशभूषा में कांवड़ लेकर चला आ रहा कांवड़िया लोगों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। उत्तरकाशी जिले में कम बारिश होने के बावजूद पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह मलबा आने, सड़क में दरारें पड़ने और मार्ग बाधित होने की स्थिति बनी हुई है। गंगोत्री हाईवे पर पापड़गढ़ के पास करीब 70 मीटर सड़क धंस गई, जिसे वीआरओ ने अस्थायी रूप से ठीक कर यातायात बहाल किया। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ धड़कने से आवाजाही प्रभावित हो रही है और दोबारा भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण किया है। उन्होंने जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने और जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा गुफरान को लेकर शिया धर्म गुरुओं के बीच विवाद बढ़ गया है। मौलाना सैयद अब्बास ने मौलाना कल्वे जवाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए करबों को आवंटन में आर्थिक अनियमितताओं और धांधली का दावा किया है। उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शिता लाने के साथ निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आरोप सामने आने के बाद शिया समुदाय में हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिलहाल विवाद को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर दौराला के भराला कट के पास बाइक से साइड लगने के बाद टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो चालक समेत 4 कांवड़िये घायल हो गए। वहीं माटौर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसों के बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अमृत सरोवर में डूबने से 3 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम के साथ लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चों का अंतिम संस्कार रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरोवर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों को समझाकर स्थिति शांत कराने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बेवफाई के शक में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा प्रेमिका की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद युवक शव को पंखे से लटकाकर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान महिला की मासूम बेटी मौके पर पहुंच गई और शोर मचा दिया। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के अंजलि हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की है। आरोप है कि हत्या के बाद उसने पत्नी के शरीर से सारे गहने उतरवाकर अपनी प्रेमिका को सौंप दिए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में वेतन में कथित कटौती के विरोध में सिटी बस चालकों और परिचालकों ने सोमवार सुबह जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 5 बजे से डिपो से बसें नहीं निकलने के कारण करीब 6 घंटे तक सिटी बस सेवा प्रभावित रही। इससे 4000 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 11 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक लवकुश सिंह ने आश्वासन के बाद चालकों और परिचालकों ने धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद शहर में सिटी बसों का संचालन दोबारा शुरू हो सका। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट के बीच अयोध्या के राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर बड़ी घटना सामने आई है। प्रतिबंधित क्षेत्र कुवैत टीला तक 2 संदिग्ध युवक पहुंच गए। सीसीटीवी कैमरे में दोनों को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देखने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूरों के आवागमन के लिए बनाए गए विशेष गेट से परिसर में दाखिल हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। रसूलाबाद के विकास नगर मोहल्ले में खेलते समय खुले नाले में गिरने से 2 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्र में खुले नाले को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद नाले को ढकने या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। मासूम की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और नाले को तत्काल ढकने की मांग की है। फ्रेंडशिप डे पर उत्तर प्रदेश के 2 शहरों से दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बरेली में एक व्यक्ति पर अपने दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। वहीं मैनपुरी में बीमा की बड़ी रकम हड़पने के लिए एक युवक पर अपने ही दोस्त की सड़क हादसे में हत्या कराने की साजिश रचने का आरोप है। दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद संबंधित थानों की पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा स्नान के दौरान 3 युवक गहरे पानी में जाने से डूब गए। तीनों चौसार गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और कन्नौज में जिला अभिषेक कर लौटते समय गंगा में स्नान करने उतरे थे। हादसे के बाद स्थानीय गोताखोरों ने शिवम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि नारद और ऋषि का कोई सुराग नहीं मिल सका। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। SDRF की टीम भी बुलाई गई है और दोनों लापता युवकों की तलाश लगातार जारी है। सावन के पहले सोमवार को मलिहाबाद के कसमंडी कला गांव में उस समय तनाव बढ़ गया जब लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी सैकड़ों समर्थकों के साथ विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि वे 108 गांवों से लाए गए जल और मिट्टी के साथ दोपहर करीब 12 बजे वहां जलाभिषेक करने पहुंचे थे। बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने से इलाके में गहमगहमी बढ़ गई। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर प्रेमिका के भाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना थाना हाईवे क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच और खोजबीन शुरू कर दी है। इसी दौरान आरोपी के घर के पास से मृतक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दाविश दे रही हैं। श्यामनगर में PAC पुल के पास सोमवार सुबह दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आरोप है कि 2 बदमाश एक घर में घुसे और तमंचे के बल पर परिवार को धमकाकर लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवर लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। टीवी कैमरे फुटेज खंगाले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरे फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनचले की प्रताड़ना से परेशान एक छात्र को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पीड़िता का आरोप है कि युवक पिछले 2 वर्षों से लगातार उसका पीछा कर रहा था। वह रास्ता रोकने के साथ अभद्र टिप्पणियां करता और धमकियां भी देता था। लगातार प्रताड़ना और मानसिक तनाव से परेशान होकर छात्रा ने आखिरकार कॉलेज जाना बंद कर दिया। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आगरा में पत्थर कारोबारी की विदेश में कार्यरत बेटी की 4 करोड़ रुपए से हुई शादी महज 7 महीने में टूट गई। पीड़िता का आरोप है कि हैदराबाद में रहने वाले ससुराल पक्ष के लोग 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। महिला ने अब भी आरोप लगाया है कि गर्भवती होने के बाद ससुराल वालों ने उसका जबरन गर्भपात करा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बाह के जैतपुर में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज करने वाली 22 वर्षीय अंकिता शर्मा की परिजनों से कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पिता को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल की जाँच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं वारदात के बाद परिवार के अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। आगरा के ब्राहन क्षेत्र में स्कूल से लौट रही छात्रा को धोखे से बाइक पर बैठाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे आरोपी ने घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के विनावर क्षेत्र में सोमवार सुबह कासगंज बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग दिखाई देते ही लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते जरूरी कदम उठाए, जिससे बड़ा रेल हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के कारण कुछ समय के लिए रेल संचालन भी प्रभावित हुआ। रेलवे प्रशासन ने इंजन में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जाँच शुरू कर दी है। बदायूं में ससुराल आए एक युवक ने सोमवार सुबह अपने 62 वर्षीय ससुर राजाराम को गोली मार दी। गोली आंख के नीचे लगने से राजाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जाँच की। वहीं घटना के बाद से आरोपी दामाद फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। बहराइच में सोमवार हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा श्रीवस्ती किसान सहकारी चीनी मिल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि परिवार मटेरा स्थित जंगली नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए घर लौट रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुँचाने के साथ हादसे की जाँच और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा को अगवा कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी नाबालिग छात्रा को करीब 7 घंटे तक कार में घुमाते रहे और वारदात के बाद उसे NH 9 पर छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से पीड़िता अगले दिन अपने घर पहुंच सकी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तेजी से कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उमाशंकर हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही अपने दूसरे पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि महिला ने अपने पति को कोल्ड ड्रिंक में नींद की 15 गोलियां मिलाकर पिला दी। बेहोश होने के बाद रात में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के अंदरूनी सियासी हलचल में तेज हो गई है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बार बार चेतावनी के बावजूद उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। इस कार्रवाई के बाद बसपा के अंदर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और संगठन की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह से लखनऊ और बरेली समेत कई जिलों में रुक रुकाकर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसूनी की सक्रियता और बढ़ने की संभावना है। राज्य के 50 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं का पालन करने और जनहित से जुड़े मुद्दों का सदन में प्रमुखता से उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। बैठक में आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही और विभिन्न मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के टॉप 100 जिलों में यूपी के 17 जिलों ने जगह बनाई है, जबकि लखनऊ पहले स्थान पर रहा। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं, जिससे बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देकर आय का अवसर मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इसे स्वच्छता ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता और योजना के तहत क्रियान्वयन का परिणाम बताया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण में कभी सहयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले अब चंदे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार मानसून सत्र में गरीबों, किसानों और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार कॉरपोरेशन लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। कंपनियों के मर्जन, डिमर्जन, टेक ओवर और अन्य पुनर्गठन पर पहली बार स्पष्ट स्टैंप शुल्क व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अभी तक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं होने से कंपनियों को स्टैंप शुल्क निर्धारण को लेकर विवादों का सामना करना पड़ता था। राजधानी लखनऊ के बीरबल साहनी मार्ग स्थित संकट हरण पंचमुखी हनुमान मंदिर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर रात के समय मंदिर के ताले काटकर करीब 10 किलोग्राम चांदी के मुकुट और छात्र चोरी कर ले गए। मंदिर प्रबंधक के मुताबिक चोरी हुए सामान की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह पुजारी के मंदिर पहुँचने पर वारदात का पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बिजनौर के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। श्रमिकों की कमी में निपटने के लिए बिजनौर चीनी मिल ने गन्ने की कटाई और छिलाई के लिए 3 मिनी हार्वेस्टर मशीनें खरीदी हैं। करीब 11 लाख रुपए कीमत वाली ये मशीनें ट्रेंच विधि से बोए गए गन्ने की कटाई और छिलाई एक साथ कर सकेंगी। चीनी मिल किसानों को न्यूनतम शुल्क पर इन मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे गन्ना किसानों को मजदूरों की समस्या से राहत मिलने के साथ समय और लागत दोनों की बचत होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 को बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी की है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान में विद्यालयों की सभी अहम भूमिका रहेगी। छात्र, शिक्षक और अभिभावक अभियान से जुड़कर लोगों को जागरूक करेंगे और घर घर तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रीय भक्ति का संदेश पहुँचाएंगे। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में MBBS ईस्टर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ईस्टर्न का कहना है कि उन्हें लंबे समय से केवल 390 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड मिल रहा था, जो मौजूद परिस्थितियों में बेहद कम है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की है। ईस्टर्न का कहना है कि उनकी जिम्मेदारियों और काम के घंटों को देखते हुए सरकार को इस मांग पर जल्द सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा अब और हाईटेक हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में नवनिर्मित पॉडकास्ट स्टूडियो, नवनीकृत कॉरिडोर और विधान परिषद मंडप के सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर मॉडल के अंदर बैठकर उत्तर प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाली तस्वीरों का भी अवलोकन किया। विधान भवन में किए गए इन आधुनिक बदलावों का उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर तकनीकी से जोड़ने के साथ परिसर को और अधिक आधुनिक और आकर्षक बनाना है। कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में 4 अगस्त से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी स्कूलों की छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं। प्रशासन के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही और बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के करीब 35 लाख छोटे दुकानदारों से जुड़ा बिजली दरों का अहम मामला अभी अटका हुआ है। घर के एक हिस्से में छोटी दुकान चलाने वाले उपभोक्ताओं लंबे समय से घरेलू श्रेणी की बिजली दर का लाभ देने की मांग कर रहे थे। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के बावजूद बिजली वितरण कंपनियों ने अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य विद्युत उपभोक्ताओं परिषद ने सरकार से मामले के हस्तक्षेप कर आयोग के निर्देश का पालन कराने की मांग की है, ताकि लाखों छोटे दुकानदारों को जल्द राहत मिल सके। रामपुर की जवाहर यूनिवर्सिटी को कमिश्नर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने स्पष्ट किया है कि अपील पर अंतिम फैसला आने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले भी कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर अंतिम रोक लगाई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सियासी गर्माहट के साथ हुई। बसपा प्रमुख मायावती ने सिर्फ 4 कार्य दिवस का सत्र होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने कम समय में जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। वहीं पहले दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच सदन में वरिष्ठ विधायक आलम वदी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना महामारी के बाद पहली बार देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में हाईवे हादसे में 62,122 लोगों की मौत हुई, जो 2024 के मुकाबले करीब 4.1% कम है। उत्तर प्रदेश में भी इस मामले में सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि देश भर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें बढ़ी है, लेकिन हाईवे पर मौतों में आई कमी को सड़क सुरक्षा के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अगस्त महीने के दौरान बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस महीने 10 वरिष्ठ IPS अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां और तबादले होने की संभावना है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में DG फायर मुथा अशोक जैन, रवि जोसेफ, लकू, डॉक्टर अखिलेश कुमार, निगम रशीद खान, आलोक प्रियदर्शी और सुनीता सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस विभाग में कई पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। फाइनल रिजल्ट में कुल 1731 अभ्यर्थियों को विभिन्न केंद्रीय विभाग में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए अंतिम चयन किया गया है। आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। लंबे समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। चयनित उम्मीदवारों को अब संबंधित विभागों की ओर से आगे की नियुक्ति और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका के 5,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक महिला अभ्यर्थी अपने जिले के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सकती हैं। भर्ती में उसी जिले की निवासी महिला को पात्र माना जाएगा जहां से वे आवेदन कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द से भरने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं को मजबूत करना और महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास कार्य का अंतिम चरण में पहुंच गया है। नए रेल ट्रैक को दोनों और पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद जल्द ही ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू हो सकती है। पुराने स्टेशन भवन की जगह नए प्लेटफॉर्म और आधुनिक यात्री सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए बड़े शेड भी लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन पर बाकी बचे निर्माण कार्यों को भी जल्द पूरा करने की तैयारी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत दी है। विश्वविद्यालय का छात्र सहायता केंद्र 4 अगस्त को खुला रहेगा, जहां विद्यार्थी जरूरी दस्तावेज और प्रोविजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा के चलते जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 4 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रहेगी। ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज और अन्य आवश्यक काम समय से रहते पूरा कर लें, ताकि बंदी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश से DLED कर उत्तराखंड में प्राथमिक सहायक अध्यापक बने 152 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 11 जिलों में तैनात इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में DLED करने के लिए फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया और नौकरी के दौरान उत्तराखंड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जाँच के दायरे में आए शिक्षकों में सबसे अधिक 43 शिक्षक पिथौरागढ़ जिले में तैनात बताए जा रहे हैं।